अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। बाकी अवाम किधर है भैया आज? बहुत ही कम लोग हैं, सिर्फ 6 लोगों ने ज्वाइन किया है। 15 लोग हैं आपकी क्लास में ऑन टोटल। So let's start the session. पहले बात कर लेते हैं, सेशन रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, जो इन बच्चों ने मिस कर दिया है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की। आज मुझे प्रोजेक्ट के बारे में भी बताना था आप लोगों को, फिर मैं लैब स्टार्ट करूँगी, ठीक है। प्रोजेक्ट के हवाले से सबसे पहले तो प्रोजेक्ट अभी से हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो हार्डवेयर पे ही बनाना है, ठीक है। और बिल्कुल मुझे छोटा सा कोई बेबी बाबा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए कि जी छोटा सा सर्किट जो है वो ब्रेड बोर्ड पे वेरो बोर्ड पे बना हुआ आ रहा है, ठीक है। इस बार आप प्रॉपर सर्किट बनाएंगे, प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसका प्रोटोटाइप भी बनाएंगे, ठीक है। पूरा जिस तरीके से एक प्रोजेक्ट बनता है कि उसका पूरा हार्डवेयर होगा, उसका जो भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पूरी तरह जो है वो उसका प्रोटोटाइप भी बनेगा, उसका वेरो बोर्ड पे सर्किट बनेगा और सब कुछ होगा, ठीक है। जब भी मैं अभी से अनाउंस कर रही हूँ इसीलिए कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम मिल जाए एंड में आप लोग ज़्यादा बिडेनाइज हो जाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको प्रोजेक्ट क्या बनाना है, पहला सवाल, ठीक है। प्रोजेक्ट आपको आप अगर अपनी लैब आउटलाइन देखें या अपनी कोर्स आउटलाइन देखें, ठीक है, तो आपकी कोर्स आउटलाइन और आपके लैब आउटलाइन में देयर आर मल्टीपल सेंसर्स, ठीक है। हमारे पास बहुत से सेंसर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आप पढ़ोगे भी इस कोर्स में, ठीक है। और जो मुख्तलिफ अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए काम करते हैं, ठीक है। आप उनमें से कोई भी सेंसर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उस सेंसर को यूज़ करते हुए आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो चैलेंजिंग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने मुझे जी एक टेम्परेचर सेंसर से टेम्परेचर मेजर करके दिखा दिया और आपने कहा जी ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट चैलेंजिंग होना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर सेंसर भी यूज़ करो तो उसके थ्रू कोई कंट्रोलिंग होनी चाहिए, ठीक है। वो किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा हो या जो है वो किसी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हो, ठीक है, यूज़ हो रहा हो, तो आपको बेसिकली किसी भी सेंसर की कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको उसका प्रोटोटाइप भी बनाना है और उसका प्रॉपर पूरा हार्डवेयर बनाना है, सही है। अच्छा, प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट आप अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप किसी भी सेंसर को यूज करके बना सकते हो, ठीक है। यू कैन यूज आर्डिनो एज वेल, सही है, आप आर्डिनो भी यूज कर सकते हो। बट जो एक प्रोजेक्ट मना है, जो आप नहीं बना सकते, दैट इज रोबोट, ठीक है। कोई भी मुझे लाइन फॉलोइंग रोबोट या जो है ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट नहीं बना के दिखाएगा, ठीक है। रोबोट इज नॉट एक्सेप्टेड। उसके अलावा आप दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो चैलेंजिंग होना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, सैफुर रहमान बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आप मल्टीपल सेंसर यूज करना चाहें एक ही प्रोजेक्ट में, आप 3-4 सेंसर्स को मिला के कुछ बनाना चाहें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट में जो है वो आपके पास ग्रुप में 2 बंदे होने चाहिए, सही है। 2 से ज्यादा तीसरा बंदा नहीं होगा, 2 बंदों का ग्रुप होगा लाजमी तौर पे। कोई अकेला बच रहा है तो वो अकेले प्रोजेक्ट बना सकता है। 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। 2 ही बंदों का ग्रुप होगा, आप लोग अपने हिसाब से खुद बना सकते हो, ठीक है। यू हैव अ वीक, आपके पास पूरा वीक है, आप उस पर सोचो, आप देखो, पढ़ो इसके बारे में कि आप कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है।
और आप फिर मुझे नेक्स्ट वीक तक आप मुझे डिसाइड करके प्रपोजल सबमिट करवाएंगे। प्रपोजल प्रॉपर होना चाहिए, उस पर आपके ग्रुप मेंबर्स का नाम, प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट और ब्लॉक डायग्राम मौजूद होने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर लिखा हुआ हो, एक पैराग्राफ के आपका प्रोजेक्ट क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, और ये प्रोजेक्ट आपने क्यों सिलेक्ट किया। एक पैराग्राफ में जो कि 6-7 लाइनों का होना चाहिए, उसमें सारी बातें लिखी होनी चाहिए। देन आप एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू शो करोगे कि आप बेसिकली क्या प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो। सर्किट डायग्राम आप मुझसे नहीं भी शेयर करते तो इट्स अप टू यू, मुझे सर्किट डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है प्रपोजल में सर्किट डायग्राम आप नहीं लगाओगे, ठीक है। प्रपोजल में आप सिर्फ ब्लॉक डायग्राम लगाओगे और एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे और जो है वो मुझे सबमिट करवाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक तक का टाइम है आपके पास, नेक्स्ट फ्राइडे तक का। किसी को कोई कंफ्यूजन हो प्रोजेक्ट के हवाले यस से मैम। तो आप मुझे मैसेज, मतलब कोई प्रोजेक्ट आप सोचें, जैन एक मिनट मैं आपकी बात सुनती हूँ। कोई प्रोजेक्ट आप सोचें और आप उसको लेके कंफ्यूज हो तो आप मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हैं, आप पूरे वीक मुझसे पूछ लीजिएगा। जी जैनब बोलिए। मैम वो मतलब एक बार थोड़ा गाइड कर दें कि प्रोजेक्ट बनाना है किसी, तो मैं लेट ज्वाइन किया था इसलिए। तो रिकॉर्डिंग देख लेना, अब मैं पूरी दास्तान हमजा दोबारा नहीं सुना रही। ठीक है ठीक है। सही है। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी ओपन होने का अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब जो है वो बहुत सारी लैब्स हार्डवेयर में है, तो नेक्स्ट मंथ से होपफुली जो है वो हम फरवरी से हम यूनिवर्सिटी लैब करने आए। ज़ाहिर है जब हम यूनिवर्सिटी लैब करने आ सकते हैं तो हम प्रोजेक्ट भी के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी प्रॉपर तो नहीं खुलेगी, लेकिन लैब के लिए आपको जिस तरह पहले बुलाया जाता था तो आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन किसी को इस हवाले से? ओके, लेट्स स्टार्ट द लैब। लैब आपकी छोटी सी है आज की, सही है। सही है, ठीक है। ग्रुप मेंबर्स आपस में डिसाइड कर लेना, आपको जिसका जिसके साथ ग्रुप बनाना हो। आप दूसरी आईडी के बच्चों के साथ भी ग्रुप बना सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। सही है, आप लैब में स्प्लिटेड हो क्योंकि 2 आईडीज में, तो आप दूसरी आईडी के साथ भी बना सकते हो। आई डोंट हैव एनी इशू। सही है। अच्छा जी, इस लैब स्टार्ट करते हैं। आज की लैब जो है वो लैब नंबर 2 हम परफॉर्म करेंगे। आसान सी लैब है, ठीक है। ज़ाहिर है हार्डवेयर और उसमें फ़र्क होता है। आज की लैब आप मल्टी सिम पर परफॉर्म करेंगे, सही है। कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको आता है यूज़ करना। जो जो कॉन्सेप्ट आपका लैब का है वो क्या है वो मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आपको हम्म, ताकि आपको समझ आ जाए। लेट मी शेयर लैब मैनुअल्स आप लोगों के पास हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। लैब व्यू आगे की लैब्स में हम यूज़ करेंगे जैन। फिलहाल आपको ये लैब मल्टीसिम पे करनी है। मल्टीसिम नहीं है तो प्रोटीएस पे कर लेना, कुछ एक तो होगा, सही है। और अगर प्रोटीएस भी नहीं है तो प्रोटीएस का सेटअप मुझसे ले लीजिएगा। छोटा सा सेटअप है तो आप वो फिर डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ, आप अभी देख लो, सही। फिर आप डाउनलोड करके लैब परफॉर्म कर लीजिएगा। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक मेथड है, एक सर्किट है जो ड्राइव किया गया 1843 में, सही है। एक व्हीटस्टोन नाम का ही साइंटिस्ट था जिसने ये ड्राइव किया। उसने कहा कि भाई एक जो है वो ब्रिज हम बना सकते हैं और 4 रजिस्टर्स को हम डायगोनल शेप में अगर ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ब्रिज का नाम दे सकते हैं। और उसके थ्रू अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हमें नोन हो, पता हो, ठीक है, तो हम कोई चौथी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें 3 रेजिस्टेंसेस पता है और तो हम चौथी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए, कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए
और इंडक्टेंस मालूम करने के लिए यूज होने लगा। ठीक है, ये सिस्टम बना क्यों, ड्राइव किस लिए हुआ, कि भाई ये सर्किट इसलिए बना कि आपके पास जो जब हम क्या कहते हैं मल्टीमीटर से या वो ओहम मीटर जैसे आप कहते हो, ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड करते हो तो क्या होता है बेसिकली, जब हम सर्किट में लगा हुआ अपना एक रेजिस्टेंस मालूम कर रहे हैं या वैसे भी इंडिविजुअली कोई रेजिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जो आप मल्टीमीटर है आप अज्यूम कर रहे होते हो कि उसकी अपनी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो जो आउटपुट दे रहा है आपको वो बिल्कुल सही दे रहा है, जबकि इन रियल प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जो आपके मल्टीमीटर्स हम यूज करते हैं तो इट्स सेल्फ उसकी अपनी भी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, जब आप एक रजिस्टर के अक्रॉस अपना मल्टीमीटर लगा रहे हो, ठीक है, तो जाहिर है उस मल्टीमीटर की अपनी भी रेजिस्टेंस है, तो आपके पास जो आउटपुट आ रहा होता है वो एक नेट इफेक्ट आ रहा होता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस इतनी मतलब इतना अच्छा डिजाइन किया हुआ होता है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती, इसलिए आपको वो पता नहीं चल रही होती कि वो रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास आपके सर्किट में असरअंदाज कर रही है या नहीं है। ठीक है, आपके मल्टीमीटर जिस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो आपको जो है वो वैल्यू में ज्यादा चेंज ना आ रहा हो। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू से जो आप मेजर वैल्यू देख रहे हो उसमें ज्यादा चेंज ना आ रहा हो, लेकिन समहाउ समवेयर वो चेंज आ रहा होता है। ठीक है, और स्पेशली जब आप लो रेजिस्टेंसेस की बात करो, लाइक इतने लो रेजिस्टेंसेस आप लैब में यूज नहीं करते, मतलब आप लोग यूज नहीं करते, लेकिन जाहिर है प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज में और मुख्तलिफ जगह पे यूज होती है। तो जब हम 1 ओहम 2 ओहम 3 ओहम के रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं तो दिस इज वेरी लेस। ठीक है, तो छोटी रेजिस्टेंसेस मालूम करने के लिए आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज यूज होता था और इसका आउटपुट बहुत ज्यादा अच्छा आता था। ठीक है, सर्किट बना हुआ किस तरीके से है, सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास चार रेजिस्टेंसेस, इग्नोर दैट आर एस फॉर द टाइम बिंग, ये मतलब सिर्फ उसके लिए करंट के लिए रखा हुआ है। ठीक है, फॉर द टाइम दिस इज जो चार रेजिस्टेंसेस डायगोनल चेन में बनी हुई है, दिस इज द एक्चुअल ब्रिज सर्किट। ठीक है, आप ऐसे सर्किट्स देख के आ चुके हो, तो ये आपने रेक्टिफायर्स वगैरह पढ़े हैं वहां पे पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये होता क्या है कि हमारे पास चार रेजिस्टेंसेस होती हैं और वो दो अलग ब्रांचेस में हमने दो रेजिस्टेंस सीरीज में और दो रेजिस्टेंस सीरीज में आप हमने इस तरह से इसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हुए हुए हैं चार रेजिस्टेंस। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि भाई आर ए आर बी और आर सी हमें पता है और हमें आर एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस आर एक्स को हम फाइंड आउट करते कैसे हैं, हम कहते हैं कि भाई ब्रिज की कंडीशन होती है कि ब्रिज बैलेंस होता है उस वक्त। ठीक है, हम कहते हैं ब्रिज जो है वो हमारा बैलेंस है किस वक्त, जिस वक्त हमारे पास यहाँ पे वन V1 और V2 के दरमियान जो है वो 0 वोल्ट्स आ जाए। ठीक है, इसका मकसद क्या हुआ कि जब आपके पास इक्वल रेशो से दोनों ब्रांचेस में इक्वल रेशो से जो है वो वोल्टेज डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे V1 और V2 जो है वो के दरमियान जो है वो 0 वोल्ट्स आ रहा होगा। ठीक है, या ये कह लो कि V1 और V2 पे सेम वोल्टेज आ रहा होगा। जाहिर है जब सेम आ रहा होगा तो जब आप इस पे एक प्रोब यहाँ और एक प्रोब यहाँ रखोगे तो वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा, और डिफरेंस क्या दिखाएगा, फॉर सपोज यहाँ पे 2 वोल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो हमारा मल्टीमीटर क्या दिखाता है, हमारा वोल्ट मीटर जो होता है वो डिफरेंस दिखाता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में अगर मैं एक प्रोब यहाँ एक प्रोब यहाँ रखूंगी तो मेरे पास 0 आएगा, 2 - 2 = 0। ठीक है, तो इसका मतलब जब V1 और V2 सेम हो जाएंगे, या हम ये कहें कि V1 और 2 के दरमियान 0 वोल्ट्स आने लगेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, तो हम कहेंगे अपना हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई मैंने ये कहा कि आपके पास दोनों रेजिस्टेंसेस, अच्छा अभी ये बात अभी बाद में करते हैं, पहले इसको स्किप करके एक बात सुनते हैं। ठीक है, हमने कहा भाई V1 2 पे अगर 0 आ रहा है तो ब्रिज हमारा बैलेंस है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ के वोल्टेजेस निकालना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। ठीक है,
मैं कैसे निकाल सकती हूँ, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में हैं, सही है, और मुझे इसका ये देखो ये कुछ इस तरह का सर्किट बन रहा है, सही है, इसको यूं किया, ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ठीक है, ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ये वो वाला पॉइंट है 3 वाला, ठीक है, ये ये 3, यहाँ पे हमने कहा कोई वोल्टेज V3 मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये मार्क हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या मौजूद है, V1 मौजूद है, और यहाँ पे क्या मौजूद है, V2 मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, हमें निकालना है ये V1 निकालना है। V1 कौन सा वोल्टेज होगा अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालूं। V1 पे एक प्रोब रखूंगी, ग्राउंड पे एक प्रोब, ये दिस इज द ग्राउंड, तो हमारे पास V1 वो वोल्टेज होगा जो RB पे आ रहा होगा, ठीक है, और V2 कौन सा वोल्टेज होगा जो इधर इस रेजिस्टेंस पे आ रहा हो, दैट इज RX, ठीक है। तो अगर मुझे V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं वोल्टेज डिवाइडर लगा सकती हूँ, बिल्कुल लगा सकती हूँ कि भाई इस ब्रांच पे कौन सा वोल्टेज आ रहा है, इस सब पे क्या आ रहा है, V3 आ रहा है, सही है, इस ब्रांच पे पूरे पे क्या आ रहा है, V3 आ रहा है, ये V3 आके इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, ये V3 आके यहाँ RA और RB में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इस ब्रांच में RC और RX पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे V1 निकालना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं वोल्टेज डिवाइडर का रूल लगाऊंगी, मैंने कहा V1 वो वोल्टेज होगा जो मेरा RB पे आ रहा है, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रही हूँ ऑब्वियसली, सही है। तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, RB, हमने वोल्टेज डिवाइडर का VDR का फॉर्मूला लगा दिया, RB डिवाइड बाय RB प्लस RA इंटू V3, टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है, V3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और अगर इसी तरह मुझे V2 निकालना है, V2 कौन सा वोल्टेज होगा जो RX पे आ रहा होगा, तो मैंने V2 निकालने के लिए क्या इक्वेशन लिखी, वोल्टेज डिवाइडर लगाया यहाँ पे, V2 इज इक्वल टू RX डिवाइड बाय RX प्लस RC इंटू V3, क्योंकि टोटल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज क्या है, V3, इस पे V3 आ रहा है इन दोनों ब्रांचेस पे, सही है। तो मैंने वोल्टेज डिवाइडर के सिंपल रूल लगा दिए, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई हम कह रहे हैं कि हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, अच्छा हम आर एक्स की वैल्यू उसी वक्त फाइंड कर सकते हैं जब हमारा ब्रिज क्या हो, बैलेंस कंडीशन में हो, ठीक है। और हमने कहा कि हमारा ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन में है तो मेरा V1 और V2 बराबर होगा, ठीक है, V1 और V2 बराबर होगा तभी तो इन दोनों के बीच में जीरो आ रहा होगा, ठीक है। तो V1 और V2 अगर बराबर है तो ये इक्वेशन किस तरीके से बन जाएगी, हमने कहा V1 हमारा बराबर है किसके, V2 के, सही है। तो अब इक्वेशन क्या बन गई, V1 किसके बराबर था, V1 बराबर था RB डिवाइडेड बाय RB प्लस RA इंटू V3 इज इक्वल्स टू V2 किसके बराबर था, RX डिवाइडेड बाय RX प्लस C RC इंटू V3, ठीक है। इस V3 से ये V3 कैंसिल, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, मेरी इक्वेशन बन गई RB डिवाइड बाय RB प्लस RA इज इक्वल टू RX डिवाइड बाय RX प्लस RC एज इट इज, ठीक है, जैसे ये ये इक्वेशन बन गई मेरी, RB डिवाइड बाय RB प्लस RA सही है, और RX डिवाइड बाय RX प्लस RC, सही है। अच्छा, अब इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो तो क्या टर्म बन जाएगी, मेरे पास बन जाएगी आर एक्स इज इक्वल टू आर बी इंटू आर सी डिवाइड बाई आर ए, ठीक है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आपके पास आ गई जो फाइनल इक्वेशन है। इसका मतलब अगर मुझे अब अननोन रेजिस्टेंस निकालनी है दैट इज आर एक्स, तो मैं क्या करूंगी, आर बी मल्टीप्लाई बाय आर सी डिवाइड बाय आर ए, ठीक है, तो मुझे अननोन रेजिस्टेंस पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर है तो पूछ लो, तो फिर मैं आगे सर्किट की तरफ चलूँ। क्लियर है।
ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम ये परफॉर्म करके देखते हैं कि हमारे पास ऐसा है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो आपका सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल सा सर्किट दिया हुआ है आपके पास, 4 रेजिस्टेंसेस उसी तरह लगी हुई है। अब हमने कहा सवाल, अब मेरा क्या था, मेरा सवाल ये था कि हमें अब आर एक्स तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, आर ए आर बी आर सी हमें पता है। हमने कहा कि भाई मुझे अपना आर एक्स में जब भी फाइंड आउट कर सकती हूँ जब मेरा ब्रिज जो है वो क्या हो, बैलेंस कंडीशन हो। ठीक है। अब बिल बैलेंस कब हो रहा है, जब V1 2 के दरमियान जीरो आ रहा है। अब V1 2 के दरमियान जीरो लाने के लिए मुझे ब्रिज को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक रेजिस्टेंस को अपने हाथ में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम आर, ये जो R3 है, इस पिक्चर के हिसाब से देखो, हमने क्या किया, हमने इस R3 को क्या किया, पोटेंशियोमीटर बना दिया। ठीक है। हमने पोटेंशियोमीटर लिया, यहाँ पे R3 को फिक्स रेजिस्टर के बदले हमने एक पोटेंशियोमीटर लिया, और पोटेंशियोमीटर से क्या किया, हम वोल्टेजेस को कंटिन्यूसली मेजर करते रहे। हम देखते रहे कि कब जीरो आ रहा है। जैसे ही हमारे पास जीरो आया, हमने उस वक्त पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस देखी कि कितनी थी, और उस वक्त रेजिस्टेंस देखने के बाद हमने अपने इक्वेशन में वैल्यू डाली और हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। ठीक है। अब ये काम हम उस पे मल्टी सिम पे कैसे करेंगे, तो ये काम हम मल्टी सिम पे ऐसे करेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नॉर्मल सा पूरा सर्किट बनाया है। ठीक है। R1 R2 की वैल्यू सेम रखी है। ठीक है। और पोटेंशियोमीटर लिया है आपका 10K का, सही है। और R4 मेरे लिए अननोन है, सही है। अच्छा, फिलहाल ये अननोन कैसे है अब मैं बताती हूँ, बाद में बताऊंगी, पहले प्रैक्टिकल देख लो, सही है। इनिशियली हमने क्या किया, 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी। अच्छा, वोल्ट से कोई यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि ये वाली जो इक्वेशन है आर एक्स ई, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेजेस। तो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज जो भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू इसके ही हिसाब से क्या ले ली, वन के ले ली। R3 को एक 10K का पोटेंशियोमीटर कर लिया, और 5 वोल्ट की हमने सप्लाई दी थी, सही है। अब मैं इसे रन करूंगी और देखूंगी क्या वोल्टेजेस आ रहे हैं। ठीक है। मुझे अभी ये R4 या RX जो भी है उसकी वैल्यू नहीं पता है। ठीक है। इनिशियली हमने देखा क्या वोल्टेज आ रहा है, -416 वोल्टेजेस आ रहे हैं। ठीक है। हमने कहा भाई ये तो कम है, हमें क्या इतना चाहिए, जीरो चाहिए। हमने क्या किया, इसको मल्टी सिम इस पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस को किया हमने मतलब इसकी प्रॉप को घुमाया। ठीक है। अभी भी मैंने जब इसको बढ़ाया तो ये क्या हो गया, -0.83 हो गया। मैंने अगेन चेंज किया। ठीक है। 40% पे क्या आ रहा है, ये -0.167। ठीक है। फिर हमने आगे बढ़ाया, सही है, हमने 60% किया। अब 60% करने पे मैंने देखा क्या हुआ, कि एकदम से आपकी वैल्यू पॉजिटिव पे चली गई। पहले माइनस में आ रही थी, अब वैल्यू पॉजिटिव में चली गई। इसका मतलब इसके बीच में कहीं जीरो लाए कर रहा है। हम वापस पीछे गए, हमने 55 पे देखा, 55 पे क्या वैल्यू है, 0.064। इसका मतलब अब करीब आ गए, और एक स्टेप पीछे जाओ। ठीक है। 50% पे जब हम लाए तो हमने देखा एग्जैक्टली वोल्ट मीटर पे क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब इन दिस कंडीशन मेरा जो सर्किट है वो क्या है, बैलेंस कंडीशन में। ठीक है। मेरा सर्किट बैलेंस कंडीशन में है, क्योंकि मेरे V1 2 के दरमियान क्या हो गया, 0 वोल्ट आ गए, सही है। अब हमें पता चल गया कि भाई ये हमने 10K का पोटेंशियोमीटर लिया हुआ था, और इसकी 50% वैल्यू हमने यूज की है। तो 10K का 50% क्या होगा, एनीवन, कितनी डिस्टेंस होगी, इस पोटेंशियोमीटर की कितनी डिस्टेंस होगी, 5K एग्जैक्टली। अब हमें पता चल गया कि हमारे इसकी रेजिस्टेंस क्या है, 5K पोटेंशियोमीटर की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमने देखा था भाई आर एक्स हमारा किसका बराबर था, आर एक्स बराबर था 1K इंटू 1K
यही इक्वेशन थी ना, एक मिनट। नहीं, इंटू 1 के नहीं होगा, यहाँ पे इंटू होगा। इक्वेशन क्या थी, आर बी आर सी, आर एक्स बराबर था किसके, आर बी इंटू आर सी डिवाइड बाई आर ए, ठीक है। ये बराबर है आर बी आर सी डिवाइड बाय आर ए। और अगर मैं R1 R2 के हिसाब से देखूं तो आर बी मेरा क्या है, आर बी इज अच्छा आर ए बराबर है R1 के, ठीक है। तो ये हो गया आर ए बराबर है R1 के, आर बी बराबर होगा आर बी नीचे वाला है, आर बी बराबर है यहाँ पे R3 के, R3 के, ये है बराबर R2 के। और यहाँ हम फाइंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर सर्किट, हम फाइंड कर रहे हैं R4, ठीक। सो मैंने रेजिस्टेंस के नाम इस ए बी सी के अकॉर्डिंगली 1 2 3 रख दिए, ठीक है। जिस हिसाब से ABCD रखे हुए थे, क्योंकि मल्टीसन पे ABCD नहीं आता, 1 2 3 आ रहा है, तो हम इसके हिसाब से हमने 1 2 3 के अरेंजमेंट में कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू हमने अभी निकाली, क्या थी, R3 क्या है, पोटेंशियोमीटर है मेरा, 5 के वैल्यू है। R2 की क्या है, 1 के, सही है। तो मेरे पास इसकी और नीचे मेरे पास क्या है, नीचे भी मेरे पास R1 है, और R1 मेरा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। ये मेरी हो गई R4 की वैल्यू, R4 है, 1 के से 1 के कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 5 के। इसका मतलब मेरे R4 की भी क्या वैल्यू थी, 5 किलो वैल्यू थी, ठीक है। और हम ये वेरीफाई भी कर सकते हैं किस तरीके से, हम ये वेरीफाई इस तरीके से कर सकते हैं, R4 की भी क्या आ गई हमारे पास, 5 की वैल्यू आ गई। हम ये वेरीफाई यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के देख लो, पोटेंशियोमीटर, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, मल्टीमीटर ये रहा, ये लगाते हैं, इसमें ओम मीटर है ना, बिल्कुल है। R4 पे मैं लगा रही हूँ, सही, क्योंकि अननोन है, हमें मालूम नहीं है, तो हमने क्या किया, R4 पे रेजिस्टेंस करते हैं प्ले, क्या तुम 416 मेगा, नहीं नहीं भाई, एक मिनट रुको भाई, क्या हो गया, तबीयत खराब है, मैंने सही लगाया, सर्किट बन गई थी। ये देखो, जैसे ही मैं मल्टीमीटर लगा रही हूँ ना, तो इसकी जो वोल्टेजेस है वो चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब मेरे सर्किट में इसकी मल्टीमीटर की रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। 416 मेगा क्या 5 के बराबर नहीं है, ये तो गलत आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम दूसरा मल्टीमीटर ट्राई करें। अच्छा, हम इसको सर्किट से निकाल के लगाते हैं, अभी तो हम कहते हैं ना रेजिस्टेंस हम हमेशा सर्किट से निकाल के नीचे करते हैं, ठीक है। इसको सर्किट से डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर नीचे करते हैं। KR4 कितनी थी, 5 के सी, ठीक है। मेरा रेजिस्टर कितने का मैंने यूज किया था, 5 रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, हमेशा सर्किट से निकाल के मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जब मैंने ओरिजिनली अपने मेरे फॉर्मूले से भी क्या आई, R4 की वैल्यू 5 की आई थी, और मैंने मल्टीमीटर से इसको मेजर किया जब सर्किट से निकाल के, तो वाकई ये रेजिस्टर कितने का था, 5 किलो ओम का ही था, ठीक है। अच्छा जी, अब क्योंकि ये मल्टी सिम है, कहानी सारी क्या थी, क्योंकि ये मल्टी सिम है तो ऑब्वियसली ये तो मैंने आप लोगों को चेक कराने के लिए, क्लियर ऑल स्क्रीन कर दो, ये तो मैंने आपको चेक करवाने के लिए अलग से मल्टीमीटर लगा दिया है, ठीक है। और आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से किया है, लेकिन मल्टी सिम पे जाहिर है मैंने ये R4 खुद ही सिलेक्ट की होगी, सही है।
मैंने R4 से खुद ही सिलेक्ट की थी अपनी मर्जी से 5 किलो ओम की, लेकिन मैंने आपके लिए जो है वो क्या किया था, उसका नाम, उसकी वैल्यू हाइड कर दी थी। ठीक है, ये देखो ये रही उसकी वैल्यू। तो ये आपका रजिस्टर था 5 किलो ओम का जो हमने यूज़ किया था। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसकी ये 5K की वैल्यू हटा दी थी कि ताकि आपको ये बात समझ में आए। सही है, लेकिन मल्टी सिम पे हमारे साथ मसला क्या है, हम यूनिवर्सिटी में होते तो मैं तो कोई आपको अननोन रेफरेंस दे देती, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं करने देती और आप उसको बैलेंस करके मालूम कर लेते। लेकिन क्योंकि आप मल्टी सिम में कर रहे हैं तो ज़ाहिर है जब आप रजिस्टर सिलेक्ट करोगे तो आप बगैर वैल्यू का रजिस्टर सिलेक्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपको कोई रजिस्टर खुद से सेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जाहिर है मैंने 5K का वैल्यू 5K का रजिस्टर खुद अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके यहाँ लगाया था, लेकिन मैंने उसके हिसाब से अपने सर्किट को बैलेंस करके देखा यूजिंग पोटेंशियोमीटर टू प्रूव दैट द फिनोमेना ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई हमने इस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर ली है। सही है, तो दैट इज द प्रोसीजर ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और इस तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला मसाइल यहाँ तक किसी को? समझ में आई यहाँ तक की कहानी? ओके गुड, सही है। तो आपकी ये कहानी थी। सही है, इस तरीके से आप मल्टी सिम पे व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव कर सकते हो। ये एक वैल्यूज मैंने गिवन थी लैब मैनुअल में, मैंने इसी से आपको परफॉर्म करके मल्टी सिम पे दिखा दिया। आपके मैनुअल में दो स्पेसेस हैं, दो दफ़ा आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो एक दफ़ा तो मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे दी है, दूसरी दफ़ा आप खुद निकाल कोई दूसरा कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्जी से यूज़ करोगे और उसके हिसाब से फिर कंडीशन प्रूव करोगे। ठीक है, कोई दूसरी रेजिस्टेंसेस अपनी मर्जी की यूज़ करना और उसके हिसाब से दूसरा वाला, मतलब दो सर्किट्स बनाने हैं आपको, एक तो यही वाला जो मैंने बनाया और दूसरा अपनी मर्जी की वैल्यूज यूज करके उसको बैलेंस करके आपको प्रूव करना है। ठीक है, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज करके। तो ये टास्क आपको करना है, इसकी वैल्यूज आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, जो भी R1 की, R2 की, R3 की और RX की वैल्यू आ रही होगी आप यहाँ लिखोगे। नीचे इसकी पूरी कैलकुलेशन दिखाओगे, वही फॉर्मूले में पुट करके जिस तरह आपने वैल्यू निकाली, आप नीचे इसकी कैलकुलेशन दिखाओगे और इसके साथ स्क्रीनशॉट्स अटैच करके और मुझे भेज दोगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे तक का आपके पास टाइम है ये लैब करने के लिए। लैब बस इतनी ही सी थी, छोटी सी, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप चाहो तो आप जिसके पास मल्टी सिम नहीं है वो चाहे तो वो प्रोटीज पे भी परफॉर्म कर सकता है, मुझे कोई इशू नहीं है। सही है, क्लियर है क्लास? प्रोजेक्ट के हवाले से भी क्लियर है बात, कोई मसला मसाइल तो नहीं है? हाँ, मैम अगर हम हेलो जी जी बोलें। मैम अगर हम देख कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो आपसे हम्म, पूछ सकते हैं कि ये बोला करें या मुझे नहीं मुझे करें? मैसेज कर दिएगा, मेरे नंबर पे मैं आप गाइड कर दूंगी। ठीक है, ओके ओके। ओके। अच्छा सेकंड, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज करनी है, ऑब्वियसली आपको सर्किट यही रहेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट तो सेम रहेगा ना, बस आपने किसी दूसरी रेजिस्टेंस के लिए प्रूफ करना है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, चलो लैब बस इतनी सी थी, छोटी सी, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं है। ठीक है, ये लैब परफॉर्म कर लेना, फिर इसको नेक्स्ट फ्राइडे तक का टाइम है, उसको आपको सबमिट करवाना है। इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो ये कोई भी इशू हो, प्रोजेक्ट आप लाजमी डिसाइड कर लिएगा, ग्रुप अपनी मर्जी से बना लें, 2 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर लो, जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं की है अपनी वो अटेंडेंस मार्क कर दो।